हाय, मेरा नाम है रोहित भागवानी और मैं पिछले 7 साल से एक पैशनेट बेकर रहा हूँ और पिछले 4 साल से अपनी एक सक्सेसफुल बेकरी भी चला रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बोम्बोलोनी कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या होता है, बोम्बोलोनी और डोनट दोनों एक ही तरह की चीज़ें होती है, बस डोनट में बीच में होल होता है और बोम्बोलोनी में होल नहीं होता है। उसके अंदर फिलिंग भरी जाती है, वो एक बिल्कुल साबुत बन की तरह होता है। उसके अंदर बीच में होल नहीं होता है और उसके अंदर फिलिंग भरी जाती है और ऊपर से भी हम उसमें फिलिंग या चॉकलेट कुछ भी हम ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे कि हम डोनट में डालते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप गनाश डालना चाहते हो या आप चॉकलेट में डिप करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। और फिलिंग भी बहुत तरह की मैं बताऊंगा इसमें, और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे और दूसरी फिलिंग भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ट्रेंड में है, तो अगर आप इस ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो, इसको कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा और टूल्स भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी, तो उस हिसाब से आप साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने एक तरफ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और दूसरी तरफ जो फ्लेवर्स के लिए हमको इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब मैंने लिया है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैदा हमको चाहिए रहेगा, ऑल ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं इसको, ये फॉर्चून का लिया है। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट शुगर आती है, इसको कैस्टर शुगर भी बोला जाता है। ये मवाना की भी आती है। ठीक है, मवाना एक ब्रांड है। उसके बाद ये मिल्क मैंने लिया है, नॉर्मली मिल्क जो मिल जाता है अपने को मार्केट में। उसके बाद ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट होती है। ठीक है, तो ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट मैंने ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ग्लूटन पाउडर आता है, ये मैंने अर्बन प्लेटर का लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके बाद ये बटर है, अमूल का सॉल्टेड वाला बटर है ये। और ये रिफाइंड ऑयल लास्ट में हमको फ्राई करने के लिए चाहिए रहेगा। ठीक है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, मतलब मूंगफली का नहीं चलेगा। और फिर ये लास्ट में वाटर है। ठीक है, तो ये सारा जो इंग्रेडिएंट है ये हमारा डो को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए रहेगा। उसके बाद में अपन आ जाते हैं, ये अपने जो फ्लेवर्स के लिए जो हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फ्लेवर्स के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, वो आप डिपेंड करता है कौन सा फ्लेवर आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये डार्क कंपाउंड हो गया, ये वाइट कंपाउंड हो गया। इसके अलावा एक मिल्क कंपाउंड आता है, ये मिल्क कंपाउंड है, तो ये भी ज़रूरी रहता है। आप मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा फ्लेवर बनाना चाहते हैं। अगर आपका डार्क और वाइट में काम चल रहा है तो आप डार्क और वाइट लीजिए। फिर ये हम एक कोकोनट फ्लेवर बनाएंगे, उसके लिए कोकोनट मिल्क है और ये कोकोनट पाउडर है। ये कोकोनट पाउडर जो अपना डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आता है ना, वो वाला कोकोनट पाउडर है ये, जिसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं अपन। तो ये अपने को कोकोनट फ्लेवर के लिए चाहिए रहेगा। फिर अपने पास ये वनीला कस्टर्ड है, एक अपन कस्टर्ड वाला फ्लेवर भी बनाएंगे, तो उसके लिए ये चाहिए रहेगा। ये रेडीमेड मैंने कस्टर्ड मंगाया, बाकी आप बना भी सकते हैं मिल्क में कस्टर्ड पाउडर डाल के। उसके बाद ये जैम है, जैम फ्लेवर हम बनाने वाले हैं। उसके बाद हम एक कुनाफा पिस्ताचियो बनाएंगे, तो ये कुनाफा ये वर्मिसली आती है और ये पिस्ताचियो रह गया। ठीक है, उसके बाद अपना ये मिल्क मेड है, ये आप किसी भी फ्लेवर में यूज़ कर सकते हैं जनरली। उसके बाद एक कॉफ़ी फ्लेवर में हमको कॉफ़ी चाहिए रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक ओरियो अपन बनाने वाले हैं, तो ओरियो बिस्किट उसमें चाहिए रहेगा। उसके बाद एक अपन पीनट बटर अपन एक फ्लेवर बनाएंगे, तो पीनट बटर हो गया। एक अपना नटेला हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एक फ्लेवर्स हैं जो अपन बनाने वाले हैं, और ये फ्लेवर्स ज़रूरी नहीं है आप सारे लो, आप कुछ कुछ भी ले सकते हो, जो आपको ज़रूरत लगे, जो आप बनाना चाहते हो वो आप ले सकते हो। उसके बाद अपन ये टूल्स पे आ जाते हैं। अब ये टूल्स में अपने को क्या है, ये अपने को जो अपन फ्राई करेंगे वहाँ से निकालने के लिए अपने को चाहिए रहेगा। उसके बाद ये स्क्रैपर है, डो स्क्रैपर है, इससे डो स्क्रैप करते हैं अपन। उसके बाद ये स्पैचुला अपने को मिक्सचर करने के लिए नॉर्मली चाहिए रहेगा। ये ऑयल ब्रश हो गया, जब अपन लास्ट में ब्रश करेंगे तो ये ऑयल ब्रश करने के लिए चाहिए रहेगा। और ये नॉर्मल एक बाउल है। ठीक है, और वेइंग मशीन हो गया। ये अपने पेस्ट्री बोर्ड्स हैं, इसके ऊपर अपन रख के और फिर अपन उसमें कढ़ाई में डालेंगे डोनट्स को फ्राई करने के लिए, तो वो इजीली हो जाता है, इसलिए ये पेस्ट्री बोर्ड्स भी ज़रूरी है। उसके बाद ये पाइपिंग बैग है, जिससे अपन फिल करेंगे, जो सारे फ्लेवर्स अपन फिल करेंगे वो पाइपिंग बैग से करेंगे। और ये बटर पेपर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं आता है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए आप रख सकते हो, कभी कुछ यूज़ आ जाए तो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप रख सकते हो डोनट्स, अगर आपके पास पेस्ट्री बोर्ड नहीं है। फिर ये अपना वेइंग मशीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में अपन सारा वेट करेंगे, पूरी रेसिपी अपनी इसी से वेट होगी। और एक अपना ये टेम्परेचर गन है, क्योंकि 165 होना चाहिए टेम्परेचर, 160 से 165, तो ये टेम्परेचर गन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ऑयल का क्या टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें अपने को बहुत ज़रूरी है। इसमें से कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो जो आपको लगे कि नहीं उसके बिना काम हो सकता है,
तो अपन सबसे पहले ईस्ट को ब्लूम करते हैं। तो ईस्ट की जो है रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप देख लेना। तो ईस्ट को अपन क्या करेंगे, ईस्ट 3 तरह की आती है। एक्टिव ड्राई ईस्ट आती है, एक फ्रेश ईस्ट आती है, और ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। एक्टिव ड्राई ईस्ट में क्या होता है, पहले उसको एक्टिव करना पड़ता है ल्यूकवार्म वाटर के साथ, जैसा कि अपन इसमें भी करेंगे। ये अपन सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करना हो। आप चाहो तो उसमें भी डायरेक्ट भी मिक्स कर सकते हो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, बट अपन सेफ्टी के लिए पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके, और अपन इसमें उससे क्या चेक हो जाएगा कि भाई ये हो रही है या नहीं हो रही है, या ईस्ट ख़राब तो नहीं है। उससे क्या आपकी पूरी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। अगर ईस्ट ख़राब होगी तो इसमें अपने को पता लग जाएगा पहले ही स्टेप में कि ईस्ट अपनी अच्छी नहीं है। तब तक अपन ईस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ईस्ट 3 तरह की आती है, कि एक फ्रेश ईस्ट हो गई, एक एक्टिव ड्राई ईस्ट हो गई, और ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। तो इंस्टेंट वाली ही अपन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे काम फटाफट हो जाता है। फ्रेश में क्या होता है, एक तो उसका स्टोरेज बहुत प्रॉब्लम रहता है, 7 से 15 दिन तक ही उसको आप स्टोर कर सकते हो। और एक्टिव ड्राई ईस्ट होती है, उसमें भी एक्टिव करने में टाइम लगता है 15-20 मिनट। सेम अपन वो वाला, ये भी अपन एक तरीके से एक्टिव ही कर रहे हैं। अपन जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले रहे हैं उसको एक्टिव ड्राई ईस्ट मान के ही अपन काम कर रहे हैं। बाकी वो भी एक मार्केट में आती है, उसको एक्टिव करना ही पड़ता है। इसको ये है कि आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अभी पहले पानी गर्म करके हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ल्यूकवार्म, मतलब हाथ की उंगली जानी चाहिए, उसमें जलना नहीं चाहिए। क्योंकि ईस्ट जो रहता है वो ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है ना तो वो मर जाता है, वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए क्या है कि पानी बहुत थोड़ा सा गुनगुना पानी जिसको अपन बोलते हैं ना, वो करना है बस। ठंडा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब हल्का सा गर्म, बस 5 सेकंड तक गर्म करना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें ईस्ट में वेट कर लेता हूँ। और ये हमारा जो भी रेसिपी के अकॉर्डिंग है वो आप ले सकते हो, 7 ग्राम जो भी है वो आप रेसिपी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैं वहाँ डाल दूँगा। अब ये हमने इसका वेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम ब्रेकफास्ट शुगर मिलाएंगे थोड़ी सी, जितनी भी रेसिपी में है उसमें से आधी अपन इसमें डालेंगे। क्यों? क्योंकि ईस्ट को जो है ना खाना खाने के लिए शुगर चाहिए रहती है, उसके बिना ईस्ट का काम नहीं होता। ईस्ट एक्टिव कैसे होगी, ईस्ट को चाहिए कार्ब्स। कार्ब्स किससे मिलेंगे, उसको शुगर से मिलेंगे। शुगर खा के वो फूलता है, इसलिए शुगर बहुत ज़रूरी है। शुगर खा के ही वो एक्टिव होगा, अदरवाइज वो एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, और सॉल्ट इसका दुश्मन होता है, सॉल्ट इसमें डालनी नहीं है। ये तो शुगर है, शुगर डाल रहे हैं अपन, सॉल्ट तो इसमें बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि सॉल्ट से क्या होता है, ईस्ट मर जाता है। एक बहुत ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए कह सकते हो कि 1-2 ग्राम सॉल्ट अपन डाल सकते हैं, ताकि ईस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं फूल जाए, वरना डो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, और वो भी अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट ख़राब होगा उससे। तो इसमें अपन ने शुगर डाल दिया। अब ये पानी हल्का सा गर्म मैंने कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है, बिल्कुल गुनगुना पानी है। ये अपन डाल के ये पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको अपन, ब्रेकफास्ट शुगर और ईस्ट को, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही इसमें पानी के कांटेक्ट में ये आएगा, ये अपने आप राइज होने लगेगा। आप देखना अभी धीरे धीरे ये अपने आप राइज होने लगेगा। इसको अपन 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और एकदम फिर फूल जाएगा। उससे क्या आपको पता भी लग जाएगा कि मेरी ईस्ट सही है या नहीं है। कई बार ईस्ट खराब होती है, तो उससे इसी स्टेज पे आपको पता लग जाएगा, तो आपके बाकी इंग्रेडिएंट वेस्ट नहीं होंगे। इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। वरना अगर आपको पता है मेरी ईस्ट अच्छा है और आपका सही है, तो आप डायरेक्ट भी मिक्स कर सकते हो। आपको ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट में ये स्टेप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो तब तक अपन बाकी इंग्रेडिएंट्स तोल लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी अपने हैं, जैसे मैदा हो गया, शुगर हो गया, एंड मतलब शुगर मतलब बचा हुआ शुगर, अभी हमने पूरा शुगर नहीं डाला है। ठीक है, तो ये मैदा मैं ले रहा हूँ, जितना हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है रेसिपी, 450 ग्राम के समथिंग है, तो वो अपन ले रहे हैं इसमें। ठीक है, वो मैदा हम लेंगे, इसके अंदर फिर अपन शुगर मिक्स करेंगे, और शुगर मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर अपन इसमें पानी और मिल्क वगैरह वो सब अपन ऐड करेंगे। मिल्क भी जब अपन इसमें ऐड करेंगे ना, वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म अपन रखेंगे। क्या होता है, गुनगुना जो पानी रहता है ना, या गुनगुना जो दूध रहता है, उससे थोड़ा सा आटा अच्छा गुथ जाता है। ठीक है, तो मिक्स अच्छे से हो जाता है। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि 450 ग्राम फ्लावर ले लिया है। अब इसमें अपन शुगर ऐड करेंगे, और हाँ, इसमें ग्लूटन पाउडर भी अपन ऐड करेंगे। ग्लूटन पाउडर किसके लिए होता है, जब अपन डो को नीड करते हैं ना, तो उसमें जब ग्लूटन अच्छे से होगा ना, तो वो अच्छा डो नीड होता है, वो अच्छे से स्ट्रेच होता है। वो ग्लूटन का ही काम होता है जो उसको स्ट्रेच करता है।
ठीक है। तो इसलिए अब अपन इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद में अपन इसमें ग्लूटन ऐड करेंगे। ग्लूटन ऐड करने से ये होगा कि जो कई बार क्या होता है कि मैदा में ग्लूटन कम पड़ जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मैदा में ग्लूटन होता है जो पानी के साथ कांटेक्ट में आके एक्टिवेट होता है, तो वो कई बार कम पड़ जाता है ना, तो इसके लिए अपन ग्लूटन ऐड करते हैं अलग से, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये ग्लूटन पाउडर है, इसको आप बाहर ही स्टोर कर सकते हो। हाँ, जो ईस्ट का डब्बा अगर आपने खोला है ना, तो उसको आपको फ्रिज में स्टोर करना है खोलने के बाद। जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट जो हमने डब्बा खोला, वो अपने को फ्रिज के अंदर स्टोर करना है। लेकिन ये ग्लूटेन पाउडर हम बाहर ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शेल्फ पे इसमें जिप लॉक करके रखो अच्छे से, पानी का कांटेक्ट नहीं आना चाहिए, और फिर आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो बाहर ही। अब अपन इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ही, बाउल के अंदर ही थोड़ा सा पानी डाल के। पहले तो अच्छे से इसको ड्राई मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी डाल के अपन इसको नीड करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ऐसे करना है, मिक्स करना है, कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ईस्ट देखिए कितना अच्छे से ब्लूम हो गया है, एकदम एक्टिवेट हो गया है ईस्ट, ये फूल गया है, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। अब अपन इसको इस ड्राई मिक्सचर में जो हमने मैदा और ये ग्लूटन पाउडर और शुगर मिक्स किया है, इसके अंदर अपन इसको मिक्स कर देंगे ईस्ट को, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा ईस्ट हमारा एक्टिव हो गया है, दिस इज ईस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से स्क्रैप करके बिल्कुल इसमें छोड़ना नहीं है, और ये सारा हमको मिक्स कर देना है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फिर मिल्क डालेंगे, और फिर हम इसको नीड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से इसको हमको मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, अब ये मिक्स हो गया है, और अब इसको हम पानी डालेंगे इसके अंदर। तो पानी को पहले वेट कर लेते हैं कि पानी कितना रहता है। और हाँ, मैं पानी को भी ज़रा सा ल्यूकवार्म करूँगा, गरम नहीं करना है, गुनगुना करना है, क्योंकि मैंने बताया ना फिर ज़्यादा गर्म से ईस्ट जो है वो मर जाता है, तो इसको हल्का सा गुनगुना करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको गुनगुना करके लेके आता हूँ। पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया है, तो अभी पानी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। वो ये रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, जो ईस्ट में हमने पानी यूज़ किया था उसके अलावा जितना पानी रहेगा रेसिपी के अंदर वो हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आधा था इसमें भी सेम है, शुगर की तरह, शुगर हमने आधी उसमें डाली ईस्ट में, आधी इसमें मिक्सचर में डाली। अब पानी भी उसमें आधा डाला था, आधा पानी अपन इसमें डालेंगे, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको गर्म करके लेके आता हूँ। अभी हमने गर्म करके डाल दिया है, ठीक है। और इसके अंदर अपन इसको अच्छे से वापस मिक्स कर लेते हैं, जितना हो सकता है अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। मिक्सचर बिल्कुल एकदम डो की तरह हो जाना चाहिए, जैसे अपन आटा गूंथते हैं ना, जैसे हम आटा लगाते हैं घर में चपाती बनाने के लिए, गेहूं का आटा लगाते हैं, बस वैसे ही करना है हमको। शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे, लेकिन बाद में नीडिंग अलग होगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको नीडिंग कैसे होगी। स्टार्टिंग में वैसे ही हमको लगाना है, ठीक है। तो ये अपने को अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल। आप चाहो अगर स्पैचुला से आपको चिपक रहा हो ना, तो आप भी हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमको हाथ से ही करना है, क्योंकि हाथ से ही वो अच्छे से मिक्स होता है, स्पैचुला से कई बार नहीं होता है, क्योंकि उस पर स्पैचुला में चिपकने लग जाता है और वो ढंग से नहीं होता है। तो इसको ना हाथ से करो आप, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाथ से क्या अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। अब इसमें मैं एक बार मिल्क ऐड कर लेता हूँ, फिर इसको अपन वापस अच्छे से मिक्स करके नीड करेंगे। तो मिल्क का भी वही है कि हल्का सा ल्यूकवार्म करना है, गुनगुना सा, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने बताया ना जैसे आपको पहले भी, 5 सेकंड हमको बस गैस पे करना है, और फिर वो इतना गुनगुना हो जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी है, बहुत कम क्वांटिटी है, ठीक है। 100-120 ग्राम सारा सा मिल के 450 ग्राम के अंदर, तो ठीक है इतना। अच्छा, मैं आपको ग्लूटन की एक बात बताना भूल गया। जो ग्लूटन का जो रेशियो रहता है ना, वैसे तो रेसिपी में लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली आप जो ध्यान रखेंगे ना रेशियो, वो रहेगा फ्लावर का 1 से 3% जाता है। यानी 500 ग्राम अगर आपने फ्लावर लिया है ना, तो 5 से 15 ग्राम के बीच उसमें ग्लूटन जाएगा। तो जनरली हम 2% कंसिडर करते हैं बीच का अमाउंट, बट हर रेसिपी में अलग अलग रहता है, तो वो आप
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आप ब्रेड भी बना रहे हैं ना और आपको ग्लूटेन कितना रखना है, तो वो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो फ्लावर का 1 से 3% जाता है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए और कम डालोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए अपने को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं हल्का सा ये जो है मिल्क गरम कर देता हूँ और मिल्क गरम करके मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। ये हल्का सा ल्यूकवार्म किया, बिल्कुल गुनगुना सा। इसको अपन इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर इसको अपन मिक्स करते हैं। आप भी साथ साथ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ साथ बनाइए, देखते देखते बनाइए वीडियो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वरना आप जब भी बाद में कभी बनाएंगे तो आप वीडियो साइड में लगा के और फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि स्टेप्स कई बार हम भूल जाते हैं। और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो आप चाहें तो, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं ना, वो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉपी के अंदर। एक पेन पेपर ले लीजिए, रेसिपी भी आप उसमें लिख लीजिए, पहले मेथड उसमें आप लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। सारा सब कुछ नहीं लिखना है, तो इम्पोर्टेंट कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो, जैसे मैंने आपको ग्लूटेन का बताया, या मैंने जैसे आपको ब्रेकफास्ट शुगर या कैस्टर शुगर का बताया, वो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। वो आपको जनरली भी काम आएगी। अगर आप ब्रेड भी बनाते हैं तो उसमें भी वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी, वो अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी। जैसे ईस्ट के बारे में मैंने बताया, 3 तरह के ईस्ट होते हैं, उनका क्या क्या फ़र्क होता है, क्यों हम ये वाले यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। और ये स्क्रैपर आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि स्क्रैपर से क्या रहता है, मैंने देखा कई बार हमारे जनरली घर में हम अवॉइड करते हैं, हम चाकू ले कर बैठ जाते हैं। चाकू से देखो कई बार लग भी सकती है, स्क्रैपर से लगती नहीं है। और स्क्रैपर से हाथ में भी अगर डो चिपकता है ना, तो वो अच्छे से स्क्रैप हो जाता है। और आप ये किसी भी बर्तन की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। आप उसको बोलिए स्क्रैपर, आप उसको गूगल से दिखा दीजिए इमेज कि मुझे ये चाहिए, वो दे देगा। अब देखो हम हाथ से ही इसको हमको नीड करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि ये स्पैचुला से इतना मिक्स नहीं होगा। फिर भी ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसको अब जब नीडिंग की स्टेज पे लेके आएंगे तो हम इसको टेबल पे लाके और फिर हम इसको अच्छे से नीड करेंगे, ठीक है। अभी हालांकि ये मिक्स अच्छा सा हो गया, जैसे हमारा घर का आटा हो गया वैसे हो गया है। लेकिन नीडिंग घर का जो हम आटा लगाते हैं उससे ये नीडिंग बहुत अलग है। वो देखना आप, अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा उसमें कि अलग कैसे है और क्यों है। क्योंकि घर के आटा क्या है, हम कैसे भी गूँथ लेते हैं, वो गेहूं का होता है। और घर के आटे में भी हम सोचो 10-15 मिनट उसको रखते क्यों हैं, ताकि उसमें ग्लूटेन डेवलप हो हल्का सा, उससे फिर रोटी अच्छी अच्छी फूली हुई आती है। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, लेकिन नीडिंग इसकी थोड़ी अलग होगी बस। बाकी इसको भी हम प्रूफिंग के लिए रखेंगे, वो सब स्टेप्स मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं पेन पेपर लेके। अभी सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये मिक्स हो गया है सारा। अब इसको हम टेबल पे रख के अच्छे से नीड करेंगे। तो आपका जो वर्क स्टेशन है, जो टेबल है या किचन की स्लैब भी अगर आप उस पर कर रहे हो, तो वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। उस पर कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारे डो में आके मिक्स होकर उस डो को ख़राब करेगा, ठीक है। तो एकदम क्लीन होनी चाहिए टेबल, ठीक है। अब और पंखा आपको बिल्कुल नहीं चलाना है, पंखा आपको बंद रखना है, क्योंकि वो क्या है, डो को सुखा देता है। तो पंखा या एसी हम नहीं चलाएंगे, हम बिल्कुल एकदम, थोड़ा सा आपको गर्मी सहन करनी पड़ेगी इसके लिए, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि पंखा चलाएंगे तो डो हमारा सूखेगा। अब देखो इसको किस तरीके से नीड करना है, वो आप देखो। पहले अपन इसको आगे लेके जाएंगे और फिर पीछे लेके आएंगे। आपको जोर लगाना है अपनी पाम जो होती है ना, पाम जो अपनी हथेली होती है, उससे जोर लगाना है, ठीक है। और अपन इसको आगे नीड करेंगे और फिर पीछे लेके आएंगे, आगे नीड करेंगे फिर पीछे लेके आएंगे। अगर आपके हाथों में ज़्यादा चिपक रहा है तो आप स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैपर के यूज़ से आप थोड़ा अपने हाथों से हटा सकते हैं उस चीज़ को। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको नीड करते जाएंगे ना, तो ये चिपकना बंद हो जाएगा। कम से कम इसको हमको 15 मिनट नीड करना है, कम से कम अच्छे से जोर लगा के 15 मिनट कम से कम ये नीड होगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो मोबाइल में टाइमर भी लगा सकते हैं साइड के अंदर, कि 15 मिनट का आप टाइमर लगा लो और फिर इसको नीड करना चालू करो, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। कम से कम 15 मिनट आपको लगाना। देखो ये मेरे हाथ में चिपक रहा है तो मैं स्क्रैपर का यूज़ करूँगा।
स्क्रैपर से इजीली हट जाता है, चाकू से ये काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम ब्रेड्स रेगुलरली बना रहे हैं या हम बिजनेस भी करना चाहते हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो बनती है। ठीक है, डोनट्स भी हम बनाते हैं या बोम्बोलिनी बनाते हैं तो देखो डो तो आता है, ब्रेड्स भी हम बनाते हैं तो उसमें भी डो का हमारे को काम आता ही आता है। तो ये स्क्रैपर बहुत अच्छा यूज़ देता है, इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये स्क्रैपर से मैं सारा अपना जो हाथ में डो लग रहा है वो सारा हटा दूंगा, और जैसे धीरे धीरे मैं इसको नीड करता जाऊंगा ना तो ये चिपकना भी बंद हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा चिपकना, चिपकेगा भी तो बहुत कम। और फिर भी अगर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ले सकते हैं हाथों में, या तो ऑयल ले लीजिए या सूखा मैदा ले लीजिए, लेकिन मैदा ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, मैदा लेना है थोड़ा सा, बस बिल्कुल हाथों को डस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर वो मैदा इसके ऊपर जाएगा ना तो इस डो को रफ करेगा। तो क्या करना है अपने को, बहुत हल्का सा हाथों में तेल लेना है। अच्छा, मैं ये बटर मिक्स करना भूल गया था उस टाइम पे, तो मैं बटर अभी मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मिक्स नहीं किया, हालांकि हमने नीडिंग अभी चालू भी नहीं की है। तो ठीक है, इसी स्टेज पे इसको मिक्स करना है बिल्कुल लास्ट के अंदर। बाकी बाउल में अगर आप करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, मैं भूल गया, मैं कर लेता हूँ। नीडिंग वैसे भी अभी हमने ज़्यादा स्टार्ट नहीं करी है, तो हम इस बटर को ऐड कर लेते हैं। बटर जो भी रेसिपी में रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हो। शायद 48 ग्राम समथिंग कुछ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में रेसिपी में चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं लिख दूँगा डिटेल के अंदर। तो इसके अंदर अपन ले लेते हैं बटर। तो ये बटर अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, हमारे जो डो है उसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप घर में आटा लगाते हैं और बिल्कुल उसमें नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के जैसे मिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको इसको मिक्स करना है। अच्छे से बस मिक्स करना है। एक अभी नीडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपन, नीडिंग अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करनी है। मिक्स इसको नॉर्मली जेंटली जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चिपक रहा है टेबल के ऊपर, कोई बात नहीं, मैं स्क्रैपर यूज़ कर लूँगा, स्क्रैपर से इजीली ये निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। डो मेरा थोड़ा चिपक रहा है, स्टिकी हो गया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया ना, इतना रेस्ट इसको एक्चुअली देना नहीं था, इसको तुरंत ही नीड करना था। अब थोड़ा सा स्टिकी रहेगा ये, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, खासकर जब आप बाउल में मिक्सिंग कर रहे हैं मिल्क डालते वक्त। तो मिल्क डालने के बाद आपको जब जैसे सारा मिक्सचर हो जाए तो आपको तुरंत उसके बाद बटर भी उसमें ऐड कर देना है याद से। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं तो अभी कर रहा हूँ, हो जाएगा ये, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारा मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। अब ये इसमें सारा मिक्स हो गया है, अब इसको नीड करते हैं। देखो ऐसे नीड करना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आगे लेके जाना है फिर पीछे लेके आना है, आगे लेके जाना है फिर पीछे लेके आना है। बेसिकली अपने जो पाम होता है, जो अपनी जो हथेली होती है, उसका प्रेशर अपने को इसको देना है, और बिल्कुल अच्छे से इसको नीड करना है। 10 से 15 मिनट, मैंने पहले भी बताया 10 से 15 मिनट कम से कम लगेंगे, इजीली ये नीड नहीं होता है, इसमें काफ़ी प्रेशर लगता है। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे नालसा का आता है उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। डो मिक्सर है, हम भी बेकरीज़ में यूज़ करते हैं, मिक्सर ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए इसको ऐसे बता रहा हूँ हाथ से, क्योंकि हर किसी के पास वो मिक्सर नहीं होता है, तो इसलिए मैं हाथ से बता रहा हूँ। बाकी अगर किसी के पास मिक्सर है तो वेल एंड गुड है, आप उसमें बिल्कुल इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। ये देखो, आगे लेके जाना है फिर पीछे लेके आना है, हाथ से आगे की तरफ प्रेशर देना है और फिर उसको समेट के वापस पीछे लेके आना है। हाथ से आगे प्रेशर देना है, फिर उसको फोल्ड करके पीछे लेके आना है। हाथ से फिर अपन इसको साइड को चेंज भी कर सकते हैं, हाथ से आगे लेके आना है फिर पीछे लेके आना है, हाथ से आगे प्रेशर देना है फिर पीछे लेके आना है। तो ये ही हमको करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट इसके अंदर लगेंगी, लेकिन आपको वो मेहनत काम आएगी, वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, और ये धीरे धीरे अपने आप ही चिपकना बंद हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप, अभी चिपकना बंद हो रहा है ये, लेकिन अभी नीड नहीं हुआ है, अभी तो अपने को 1-2 मिनट ही हुई है। इसको अपना ढंग से नीड करेंगे 10-15 मिनट लगेगी। ठीक है, तो ऐसे कम से कम आप 10-15 मिनट कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गई है, मैंने थोड़ा सा वीडियो कट कर दिया है, लेकिन इसको 10-15 मिनट हो गई है। तो अब इसको मैं उसमें रखूँगा बाउल में और दिखाऊँगा आपको। ठीक है, अब ये बाउल में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे, आप ब्रश से भी कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं।
थोड़ा सा इसको ग्रीजिंग करके फिर हम इसके अंदर डो को रखेंगे और ऊपर से क्लिंग रैप लगा के रखेंगे, ठीक है। और हाँ, ये नीडिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, आप ये मत समझना वीडियो देख के कि इतना जल्दी नीड हो गया। ये वो मैंने वीडियो बीच में से कट करी है, तो वो कम से कम मेरे को 20 मिनट उसको डो को नीड करने में लगे हैं, ठीक है। तब जाके ये थोड़ा डो नीड हुआ है। अभी हल्का हल्का सा मेरे को चिपक रहा है वो, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप जब बनाएंगे तो आपके नहीं चिपकेगा। मैंने बटर एक्चुअली लास्ट में डाला, थोड़ा लेट डाला, इस वजह से वो थोड़ा सा चिपक रहा है। आप डाल, वैसे हो गया है, ये नीड हो गया है, ठीक है। आप चाहें तो बटर को स्टार्टिंग में उसको डाल सकते हैं और उसके बाद नीडिंग थोड़ा अच्छे से करना है आपको। जब आपको लगे ना कि हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तब आप उसको छोड़ सकते हैं। पर कम से कम 20 मिनट नीडिंग में लगेगा। मैंने कम से कम इसको 20 मिनट तक नीड किया है। उसके बाद भी देखो, आप थोड़ा सा मेरे हाथों में लग ही रहा है। यूजुअली ये लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारा डो अच्छा है, हमारा डो ठीक है। वो मुझे देख के समझ में आ रहा है। इसको जब आप टच करेंगे तो बिल्कुल लाइट हो गया है, ये अंदर से एकदम फ्लफ़ी हो जाता है ये। इसमें जब बिल्कुल ग्लूटेन डेवलप हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाता है। और ओवर नीडिंग भी नहीं करनी है, वो मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है कि नीडिंग कम नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नीडिंग से भी डो ख़राब होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट इसको नीड करने में लगे हैं। आपको भी लगेंगे, आप इतना मान के चलिए। आप चाहिए तो टाइमर लगा सकते हैं मोबाइल में, ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो। वरना कई बार नीडिंग कम होती है तो भी नुकसान होता है, कई बार नीडिंग ज़्यादा होती है तो भी नुकसान होता है। अब इसको हम क्लिंग रैप लगा के और इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। क्लिंग रैप से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको रेस्टिंग के लिए रखूँगा, प्रूफिंग के लिए कम से कम 1 घंटा मैं इसको रखूँगा। 1 घंटे में ये प्रूफ होगा। उसके बाद हम इसको फिर शेप दे के सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। अच्छा, प्रूफिंग क्या होती है? प्रूफिंग ये होती है कि हम 1 घंटे के लिए डो को रखते हैं और उसके बाद में डो डबल होता है। ये देखो, 1 घंटा इसको हो चुका है और अब ये डो एकदम डबल हो गया, राइज हो गया है। जरूरी नहीं है 1 घंटा ही लगे, डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। अब इसको हम डी गैस करेंगे। ज़्यादा जोर से पंच नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से पंच करना है। इसकी गैस निकालनी है, इसको डी गैसिंग बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा जो CO2 की जो लेयर है, जो हमको नहीं चाहिए हमारे डो में, वो इस मेथड से निकल जाती है। अब ये डी गैस हो गया है। अब इसको हम वापस शेप दे के प्रूफिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। और हाँ, मैंने बताया ना आपको कि ज़रूरी नहीं है रिज़ल्ट की 1 घंटे में मिले। हो सकता है कई बार हमको पहले आधे घंटे में प्रूफिंग हो जाती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आपका जो टेम्परेचर है वो कम से कम आप समझिए 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 25 से 40-42 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी बेकार है, इससे कम है तो भी नहीं चलेगा। इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। ठंडी में कैसे बनाएंगे? ठंडी में आप OTG के अंदर डाल सकते हैं। 50 से 100 डिग्री के बीच में OTG को चालू करिए, फिर उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। तो उसके अंदर धीरे धीरे जब एयर निकल जाएगी तो उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो 30 से 40 डिग्री का होगा। चालू नहीं रखना है OTG को, आपको सिर्फ OTG को एक बार स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में वो टेम्परेचर मेंटेन करना है 50 डिग्री का, 50 से 100 डिग्री का। फिर उसको वापस उसके ढक्कन को खोल दीजिए, उससे उसके अंदर की एयर निकल जाएगी गर्म वाली, और फिर उसके अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें टेम्परेचर एक अपना फॉक्स टेम्परेचर बोलते हैं उसको, फॉल्स टेम्परेचर हमने सेट किया 25 से 30 डिग्री या 40 डिग्री के बीच का। ज़्यादा होगा तो मैंने बताया ना, ईस्ट जो होता है 42 डिग्री के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो ईस्ट ख़त्म हो जाता है। और ठंडी में वो काम नहीं करता है, ठंडी में वो राइज ही नहीं होता है। तो इसलिए अपने को 25 से 42 डिग्री के बीच का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब इसको मैं जो है ना शेपिंग कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि भाई 60-60 ग्राम के या 50 ग्राम के जो बॉम्बोलिनीज होते हैं, वो एक 50 से 60 ग्राम के बीच का होता है। तो मैं कुछ कुछ 60 ग्राम के ले रहा हूँ, कुछ कुछ 50 ग्राम के ले रहा हूँ। तो इसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से वेट करना है इसको 50 से 60 ग्राम के बीच में। और डो को इसलिए यहाँ पे भी स्क्रैपर बहुत यूज़ आ रहा है हमारा। स्क्रैपर के बिना ये चीज़ इजीली हो नहीं पाएगी। आप फिर चाकू से काटेंगे, वो फिर सेंस नहीं बनेगा। आप स्क्रैपर से इजीली कट हो जाता है ये मैं कुछ 50 ग्राम के रख रहा हूँ, कुछ 60 ग्राम के रख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको हम शेप दे के वापस प्रूफिंग के लिए डालेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने सारे 50 से 60 ग्राम के बीच के डो जो है मैंने काट लिए हैं,
ठीक है। अब मैं इन सबको शेप दूंगा और शेप देके मैं इसको वापस प्रूफिंग के लिए रखूंगा, लेकिन अब ज़्यादा देर प्रूफिंग नहीं करनी है, अब 20 से 25 मिनट ही हमको प्रूफिंग करनी है, ठीक है। शेप हमको अच्छे से देना है, कोई लाइंस नहीं आनी चाहिए, कोई बीच में क्रैक नहीं आना चाहिए, जैसे बीच बीच में दरारें आती है ना, क्रिवाइस भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल देखो आप गोल करते हैं जैसे हम मोदक नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हथेली के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है साइड वाला, वहाँ से मैं इसको गोल कर रहा हूँ। आप चाहें तो टेबल पे रख के भी कर सकते हैं, ये देखो टेबल पे ऐसे कर सकते हो आप, नीचे से इसको प्रेशर देना है और ऊपर से इसको गोल बनाना है, ठीक है। तो वो आप वैसे भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे। बस ये लाइंस नहीं होनी चाहिए, गोल होना चाहिए एकदम ऊपर। ऊपर हमको क्या करना है, टेंशन क्रिएट करनी है, जो सरफेस एरिया है ऊपर का गोल, वहाँ पे हमको इसको टेंशन क्रिएट करनी है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो है कुछ क्रैक्स नहीं बने, होल नहीं बने, कोई अंदर से एयर बाहर नहीं निकले। बेसिकली अंदर इसको ट्रैप करना है एयर को, तभी तो जाके ये फूलेगा, तभी तो ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको अपने को गोल कर, ये देखो मैं नीचे से जो लाइंस है ना उसको भी निकाल निकाल के ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ ताकि कोई क्रैक्स नहीं बने, ठीक है। ये सारी लाइंस जो है मैं इसको बिल्कुल फोल्ड कर लूँगा और फिर इसको नीचे से प्रेशर देके एकदम गोल कर दूंगा। मेरे को कुछ भी क्रैक नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी, ठीक है। जैसे बिल्कुल अब ये गोल हो गया, बस अब इसको नीचे से प्रेशर देके एकदम गोल कर लेंगे। सारे क्रैक्स को अपन ने क्लोज कर दिया है और उसके बाद प्रेशर देके एकदम गोल कर देंगे। ये देखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब इसको क्या करना है, जो हमने पेस्ट्री बोर्ड मैंने आपको दिखाया था ना, उस पेस्ट्री बोर्ड के ऊपर मैंने मैदा डस्ट कर लिया है ऐसे। मैदे को छलनी में लिया और उस छलनी से मैदा इस पेस्ट्री बोर्ड के ऊपर डस्ट कर दिया। उससे क्या होगा, नीचे चिपकेगा नहीं, जब हम इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे ना तो ये इजीली निकल के आ जाएगा। तो इसलिए अपने को पेस्ट्री बोर्ड के ऊपर मैदा रखना है और उसके बाद इसको रख के बिल्कुल गोल करने के बाद इसको रखना है, और रखने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे, ठीक है। उससे क्या है, बिल्कुल गोल हो जाएगा ये। अब ये प्रूफिंग की स्टेज में आ चुका है। यहाँ पे आप इसको ढक के भी रख सकते हो रुमाल से आप चाहो तो, ताकि डो ऊपर से ड्राई नहीं हो, ऊपर से सूखे नहीं, ठीक है, ऊपर से रफ ना हो। उसके लिए आप उसको ढक के भी रख सकते हो किसी रुमाल से या किसी बड़ी चादर से, कुछ साफ कपड़े से, वो आप ऊपर से ढक के रख सकते हो। लेकिन उससे पहले शेप देने के बाद में ऊपर से हमको इसके ऊपर ऑयल भी लगाना है, ठीक है, ऑयल से ब्रश भी करना है, ठीक है। अभी तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार ये सारे एक साथ इसमें गोल कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने उन सबको गोल करके और उसके ऊपर ऑयल लगा के उसको ढक के 20-25 मिनट प्रूफिंग के लिए रख दिया था। अब तब तक मैं अपना तेल गरम कर लेता हूँ, ठीक है। वो 20 मिनट में ऑलमोस्ट मेरे प्रूफ होने ही वाले हैं। प्रूफिंग कैसे पता लगेगी, सिंपल है, हम उसको देखेंगे एकदम राइज हो जाएगा, एकदम गोल शेप आ जाएगा उसका। लेकिन हाँ, अब इस तेल में अपने को क्या ध्यान रखना है, ऑयल में क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर जो है 160 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मशीन गन काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको मशीन गन के लिए बोला था, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है, ठीक है। तो अभी अपन ने डाल दिया 160 के ऊपर, थोड़ा सा 3 सेकंड के लिए हम इसको थोड़ा सा तेज करेंगे गैस को। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो मैंने भी इसको 1-2 बार देखो बढ़ाया है, प्लस करके टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया है। उससे क्या होता है, एकदम से ये जो ऑयल एकदम से गर्म होता है ना, उसकी वजह से नीचे एकदम रेडिशनेस आती है और ये थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। ये मैंने देखो पहले भी निकाले थे, बिल्कुल वाइट लाइन आई है, जैसा कि आप चाहते हो ना कि वाइट लाइन आए आपके, जैसे कि आप देखते हो इंस्टाग्राम पे। तो मैं एक बैच निकाल चुका था, रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो आपको ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको शुरू में दिखाया था टूल, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से हम इसको निकालेंगे। हमारे घरों में वैसे तो यूजुअली होता ही है ये, हम पकौड़े वकौड़े तलते हैं तो हम इसका यूज़ करते ही हैं। अब टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा तो मैं इसको एक बार नीचे से, जैसे ये रेडिश हो जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगा, और पलटने के बाद आप देखना कितना अच्छा इसका रिजल्ट आता है।
अभी ये हो रहा है कि 1 से 2 मिनट में फ्राई होता है, क्योंकि इसको देखो अब देखो टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, आप समझो 180 190 भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा आप जानते ही हो, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से सिक जाएगा। ये देखो ये रेड हो गया, रेड होते ही मैंने इसको पलट दिया और फिर मैंने 3 या 5 सेकंड के लिए गैस तेज करी और फिर जैसे ही वो नीचे से वापस एक बार रेडिश बन गया, फिर मैंने वापस टेम्परेचर कम कर दिया। उससे क्या होता है, ये एक बार फूल जाता है और फूलने के बाद फिर उसको वापस टेम्परेचर को आप कम कर दो, गैस है तो मीडियम पे कर दो। उससे क्या होगा, ये अंदर से धीरे 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 सिकेगा, तो ये अच्छे से फ्राई होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमको 1-2 मिनट देना है फ्राई होने के लिए। ठीक है, हाँ अब देखो ऑयल का थोड़ा सा अपन वर्किंग समझ लेते हैं। तब तक क्या होगा कि अगर तेल ठंडा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल सॉक कर लेगा, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये तुरंत रेड हो जाएगा और अंदर से सिकेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला आपको 160 डिग्री इज़ द टेम्परेचर जो आपको मेंटेन करना है, जो आपको मशीन गन से ही मेंटेन होगा। जो मशीन गन का जो थर्मामीटर आता है उसी से मेंटेन होगा, वो टेम्परेचर वैसे मेंटेन नहीं होगा। आप कैसे पता लगाओगे गैस पे कि ये टेम्परेचर क्या है? इसीलिए मैंने बोला कि गन इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग बॉम्बोलिनीज, क्योंकि उससे हमको एक टेम्परेचर का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे अपन उसको जब डालते हैं और फिर 5 सेकंड के लिए गैस तेज करते हैं तो वो तुरंत एकदम से फूल जाता है, और फूलने के बाद आपको पता है कि फूलने के बाद ही वाइट लाइन आएगी, अदरवाइज वाइट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इस तरीके से मैं सारे फ्राई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ फिलिंग कैसे करते हैं इसमें। ये देखो कितनी परफेक्ट लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है ना वाइट लाइन, इसी के लिए तो आप कहते हो ना, कितनी परफेक्ट वाइट लाइन आ रही है, एकदम शानदार बने, एकदम शानदार। अब मैं आज आप लोगों को कुछ फ्लेवर बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लेवर के लिए सबसे पहले अपन सिनेस्टर और कैस्टर शुगर वाला अपन देखते हैं। नॉर्मल जो अपन उसमें शुगर में डिप करते हैं और उसके बाद उसमें उसी शुगर के अंदर अगर अपन सिनेमन पाउडर मिला देते हैं और फिर उससे डस्ट करते हैं तो वो सिनेस्टर फ्लेवर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक ले रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी शुगर मेल्ट हो जाएगी, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए वरना शुगर चिपकेगी नहीं। तो ठीक ठीक टेम्परेचर होना चाहिए। निकालने के आप समझो 10-15 मिनट बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें आप इसमें डस्ट कर सकते हो। तो ये हमने इसको ब्रेकफास्ट शुगर के अंदर डस्ट कर दिया अच्छे से। ठीक है, आप चाहो तो सारे बॉम्बोलिनी आप इसमें डस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद और अलग से फ्लेवर भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, और इस सबको ही सारे ही डिफ़ॉल्ट आप इस पे शुगर को जो है ना, ब्रेकफास्ट शुगर जो है डिफ़ॉल्ट आप सब में डस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये सिनेस्टर फ्लेवर कैसे बनता है, इसी ब्रेकफास्ट शुगर के अंदर यानी कैस्टर शुगर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मिलाया है। अब सिनेमन पाउडर मिलाने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर हम इसमें इस बॉम्बोलिनी को डस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिनेस्टर फ्लेवर तैयार हो गया। हम चाहें तो सारे बॉम्बोलिनी इससे डस्ट कर सकते हैं, फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फ्लेवर होंगे वो भी हम उसमें फिल कर सकते हैं इन्हीं के अंदर, कोई इश्यू नहीं है, वो डिपेंड सारा आप पे करता है। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ ये नटेला फ्लेवर। ठीक है, ये मैंने नटेला लिया है, आप चाहो तो इसको हल्का सा गर्म कर सकते हो ताकि वो लिक्विड हो जाए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा गाढ़ा ही पसंद है। बाकी आप चाहो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही चाहिए तो आप हल्का सा इसको गैस पे गर्म कर सकते हो। ठीक है, या माइक्रोवेव भी कर सकते हो आप 5 से 10 सेकंड के लिए। ठीक है, बाकी मोस्टली ये लिक्विड ही आता है। ठीक है, तो इसको पाइपिंग बैग के अंदर मैं भर रहा हूँ। पाइपिंग बैग के लिए अब देख लो, आप ट्रिक देख लो, नीचे अपन ने गिलास रखा है और फिर गिलास के ऊपर ये पाइपिंग बैग हमने लगाया है, और फिर हम इसके अंदर नटेला भर रहे हैं। लेकिन उसके पहले अपन इसमें बॉम्बोलिनी में होल कर लेते हैं नाइफ़ की मदद से। नाइफ़ की मदद से अपन ने इसको अच्छे से कर लिया, और नाइफ़ से नहीं होता है तो फिर आप स्पून का जो बैक वाला साइड होता है उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा नीचे तक भी नहीं करना है, वरना यहाँ से बह जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो वो नहीं करना है। अपने को सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है और अच्छे से होल बना लेना है ताकि फ्लेवर इसमें अपन अच्छे से फिल कर पाएँ। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये हमारा नटेला है, ये हमने पाइपिंग बैग में भरा। अच्छे से इसको पाइपिंग में, अच्छा एक बॉम्बोलिनी के अंदर 20 ग्राम की फिलिंग जाती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। मोस्टली सारी फिलिंग की लगभग कॉस्ट इतनी आएगी। नटेला हो गया, किटकैट हम बनाने वाले हैं, ओरियो हो गया, 20 ग्राम चाहिए जाता है तो 20 ग्राम का आप निकाल लो कॉस्ट, ठीक है। उसमें आप सारा कॉस्टिंग वगैरह आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। रेसिपी आपके पास है, प्राइसेस आपको पता ही है जो जो चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आप, बाकी जनरली अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जो 1 बॉम्बोलिनी है वो लगभग 150 रुपीज़ का सेल होता है एवरेज, ठीक है। कोई ज़्यादा का भी करता है, कोई 100-120 में भी दे रहा है, बट एवरेज इट्स 150 रुपीज़ फॉर 1 बॉम्बोलोनी, ओके, 1 पीस ऑफ बॉम्बोलोनी, जिसमें 60 से 70% मार्जिन होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका 60 से 70 रुपये में बन जाता है। तो 150 रुपीज़ आप सेल करोगे, वेल एंड गुड है, ठीक है। अब इसमें अपन ने पाइपिंग बैग की मदद से इसके अंदर भर दिया अपन ने नटेला, एकदम अच्छे से इसके अंदर अपन भर देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा अपन स्वर्ल भी कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा दिख जाए, ये बिल्कुल ऐसे, ये स्वर्ल कर दिया अपन ने ताकि अपने को दिख रहा है कि भाई कौन सा इसके अंदर फ्लेवर है। अब आप चाहो तो इसको चॉकलेट के अंदर डिप भी कर सकते हो ऊपर से, हालांकि मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो जाता है, बट आप चाहो तो इसी को, जैसे अपन डोनट को डिप करते हैं ना चॉकलेट्स के अंदर, वैसे आप कर सकते हो। अब फ्लेवर सारा आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा नटेला वाला फ्लेवर हो गया है। अब मैंने एक जैम का फ्लेवर लिया है, तो उसके लिए मैंने एक किसान की जैम ली है। ये जैम आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जैम मैं फिल करने वाला हूँ, इसको अपन पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से रब करेंगे ताकि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। वही अगेन आप इसको थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हो, उसमें भी ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बट अपन अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को। अपन पाइपिंग बैग में इसको भरने के बाद इसको हाथ से रब करेंगे और हाथ से रब करने के बाद ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म हो जाता है बेसिकली। तो मैं इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे रब कर लेता हूँ। क्या होता है, हाथ की जो गर्मी होती है ना, हाथ का जो प्रेशर होता है, उसकी गर्मी से ये चीज़ें मेल्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप केक भी बनाते हैं और केक में भी आपकी क्रीम मेल्ट होती है तो उसका कारण भी यही रहता है, हमारी हाथ की गर्मी से वो क्रीम जो है फटाफट गर्म होने लगती है और फिर वो मेल्ट होने लगती है। इसलिए केक का भी काम जो है हमको फटाफट फटाफट करना होता है, वो चीज़ हमको ध्यान रखना होता है। अब ये है, इसको आगे से कट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम हमारा बॉम्बोलिनी लेंगे और उसको अच्छे से नाइफ़ की मदद से कट करेंगे, उसके अंदर एक होल क्रिएट करेंगे और होल क्रिएट करने के बाद उसमें अपन फिलिंग डालेंगे, ठीक है। ये अच्छे से इसको अपन कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कर लेना। और इसके बाद में अपन इसके अंदर फिलिंग डाल देंगे। थोड़ा जा नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा स्पून की मदद से कर रहा हूँ, स्पून का बैक साइड लेके उसे थोड़ा अच्छे से मैं होल थोड़ा सा बड़ा क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो फिल अच्छे से हो पाए, ठीक है। पाइपिंग बैग इसमें गया और अच्छे से हमने इसके अंदर प्रेशर दिया और उसके बाद इसमें अच्छे से जैम फिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जैम वाला भी तैयार है। अब मैं एक पीनट बटर वाला बना रहा हूँ। तो ये पीनट बटर मैंने लिया है वीबा कंपनी का, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हाँ, ये चॉकलेट फ्लेवर में भी आता है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। और ये मैंने पीनट बटर वाला लिया है, नॉर्मल वाला जो क्रंची वाला आता है, ठीक है। इसमें फ्लेवर्ड भी आता है चॉकलेट, नहीं तो आप खुद से भी चॉकलेट मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे चॉकलेट गनाश होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये वाला भी, ये भी चॉकलेट वाला बन जाएगा, ठीक है। और या फिर इसमें आप नटेला मिक्स कर दीजिए क्योंकि नटेला भी थोड़ा सा चॉकलेट ही होता है, तो दोनों का मिक्स होकर भी अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। मैंने बताया ना, फ्लेवर सारा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। आप देखिए मार्केट में क्या क्या फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, किस किस चीज़ से आप फ्लेवर बना सकते हैं।
वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नो हाउ दे रहा हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ें बन सकती है और ये ऐसे ऐसे चीज़ें जा सकती है। बाकी सारा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप कौन कौन से फ्लेवर बनाना चाहते हैं, आप कौन कौन से फ्लेवर फिल करना चाहते हैं। और मैं देखो हर चीज़ को ना हाथ की गर्मी से ही इसको मेल्ट कर रहा हूँ। जैम को भी मैंने ऐसे ही किया था, नटेला को भी मैंने ऐसे ही किया था, और इस पीनट बटर को भी मैं थोड़ा हाथ की गर्मी की मदद से ही मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ। और ये पाइपिंग बैग में अच्छे से इजीली हो जाता है, वरना आप हर एक चीज़ को गैस पे नहीं कर सकते ना। फिर ये नाइफ़ की मदद से हमने वही होल किया और इसके अंदर अपन पीनट बटर भर देंगे, तो ये इजीली इसके अंदर चले जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम फ्लेवर्स बना रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है कि यार क्या क्या फ्लेवर इसके साथ जाएगा और क्या क्या नहीं जाएगा। कुछ ऐसे भी फ्लेवर्स होते हैं जैसे क्रीम चीज़ हो गया, तो ऐसे कुछ अनियन या गार्लिक का मिक्स करके वो भी बना सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्वीट ही हो, आप इसको सेवरी टाइप में भी बना सकते हो। तो मैंने कहा ना जैसा कि वो सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने इसमें पीनट बटर में मंगा दिया। अब इसको आप चॉकलेट में कोट भी कर सकते हो ऊपर से, जैसे हम उसको डिप करते हैं ना डोनट्स को, वैसे आप इसको चॉकलेट के अंदर डिप भी कर सकते हो। अगेन वो सारा आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको खाना चाहते हो या आप कैसे उसको सेल करना चाहते हो। वो सारा क्रिएटिविटी आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब मैं ये कस्टर्ड वाला बना रहा हूँ, ये मैंने रेडीमेड कस्टर्ड लिया है, ठीक है। ऐसा ही कस्टर्ड पाउडर भी आता है, तो आप मिल्क को गर्म करके वो कस्टर्ड पाउडर उसमें डालेंगे आप 1 टेबल स्पून, वो उस पर रेसिपी लिखी होती है। तो आप खुद भी बना सकते हैं, बट मैं ये रेडीमेड वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये बना बनाया आता है, ठीक है। इसमें अपने को कुछ भी नहीं गर्म करना, कुछ भी नहीं बनाना, ये रेडीमेड कस्टर्ड है, सीधा अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी से इसको डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ, पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये रेडीमेड कस्टर्ड है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्वीट लगता है खाने के अंदर, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर लगता है ये भी, ठीक है। तो ये कस्टर्ड मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, तो ये हमारा कस्टर्ड फ्लेवर वाला, वनीला कस्टर्ड फ्लेवर वाला। ऐसे ही अब देखो आप कैसे कैसे फ्लेवर्स क्रिएट कर सकते हो। सेम ऐसा ही मैंगो कस्टर्ड आता है, फलूदा मिक्स आता है, बहुत सारे आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये वाइट गनाश आपको बता रहा हूँ बनाना। पहले अपन मिल्क वाला बनाते हैं। तो मिल्क कंपाउंड आता है और एक क्रीम आता है। तो ये क्रीम लेना है 30 ग्राम, ठीक है, और उसमें डालेंगे चॉकलेट 60 ग्राम। अच्छा, सबका यही रेशियो रहता है, जो भी गनाश हम बनाने वाले हैं ना, उसमें 30 ग्राम क्रीम 60 ग्राम चॉकलेट, यानी 1 पार्ट क्रीम 2 पार्ट चॉकलेट। ये आप गनाश की रेसिपी लिख लीजिए, ये आप भूल जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा है, इजीली नहीं बन रहा है, अच्छे से नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे, पहले इसमें क्रीम हम गरम करेंगे, उसके बाद उसके अंदर अपन चॉकलेट डालेंगे और उसको फिर अपन चलाते रहेंगे धीरे 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 गैस पे, ठीक है, ताकि वो जले नहीं। गैस सिम पे होना चाहिए। इस क्रीम को गर्म करके इसके अंदर मैं चॉकलेट डालूंगा, मिल्क कंपाउंड, ये मिल्क कंपाउंड है, लेकिन पहले मैं क्रीम गर्म करूँगा, उसके बाद में ये मिल्क कंपाउंड डालूंगा। और मैंने वहाँ पे 40 ग्राम क्रीम लिए, तो 80 ग्राम में ये चॉकलेट लूँगा, ठीक है। 40 ग्राम क्रीम 80 ग्राम चॉकलेट, ये आप याद रखिए रेशियो, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, 40 ग्राम क्रीम 80 ग्राम चॉकलेट। कोई भी गनाश आपको बनाना है, वाइट, मिल्क या डार्क वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहेगा, 1 पार्ट क्रीम 2 पार्ट चॉकलेट, ठीक है। तो मैं इसको गर्म कर लाता हूँ कि धीरे धीरे गैस पे चलाना है सिम के ऊपर। उसके बाद उसके अंदर चॉकलेट डालनी है, वो भी सिम पे ही चलाते रहना है उसके अंदर तब तक जब तक कि वो मेल्ट नहीं हो जाती चॉकलेट। तेज गैस रहेगी तो वो जल जाएगा, आप ध्यान रखिए। सिम पे करना है सारा काम, पहले क्रीम गरम करनी है, फिर उसके अंदर चॉकलेट डालनी है और फिर उसको चलाते रहना है, स्टर करते रहना है, धीरे धीरे रुकना नहीं है, स्टर करते रहना है, सिम पे भी स्टर करते रहना है, नहीं तो वो जल जाएगा। और उसके बाद जब आप देखोगे कि मेल्ट हो गया है, तो वो अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि मेरा अब गनाश रेडी हो गया है।
फिर आप उसको ठंडा करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मेरा मिल्क गनाश रेडी हो चुका है। ऐसे रेडी होगा ये, जलना नहीं चाहिए, सिम पे करना है और चलाते रहना है, स्पैचुला को छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहले क्रीम गरम करनी है, फिर उसमें चॉकलेट डालनी है और सिम पे रहना चाहिए सब कुछ, और स्पैचुला हमको नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। बिल्कुल ऐसा जैसे मैं अभी चला रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही धीरे धीरे आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और आपका गनाश अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये गनाश लिया है, इसके अंदर अपन बहुत सारे फ्लेवर बना सकते हैं, बहुत सारे। कॉफ़ी का बना सकते हो, किटकैट का बना सकते हो, ओरियो का बना सकते हो, और कौन से बनते हैं चॉकलेट के अंदर, लोटस बिस्कॉफ आप बना सकते हो, बट वो अलग आता है, वो लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड आता है अलग से। बाकी ये सब तो मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं। आप कोई बर्बन बिस्किट ले सकते हो, उसका भी बना सकते हो। अभी मैंने ओरियो का लिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रश करके ओरियो भी डाला है मैंने, ताकि वो अंदर अच्छा सा उसका फ्लेवर आए। ठीक है, तो ओरियो को बिल्कुल क्रश करके और फिर मैंने इस गनाश में मिक्स कर दिया है, ताकि जब हम उस बॉम्बोनी को अंदर से खाएंगे तोड़ के, तो अंदर भी ओरियो का फ्लेवर आएगा, चंक्स आएंगे ओरियो के। ठीक है, ये और मैं ऊपर से डाल रहा हूँ ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आप किटकैट का भी बना सकते हो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको किटकैट का भी। ऐसे ही आप बर्बन का बना सकते हो, बर्बन एक बिस्किट आता है, उसका भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका माइंड है, जैसा आप बनाना चाहे वैसा आप बना सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैंने हाथ की गर्मी से मेल्ट कर लिया है, और मेथड सेम है। ग्लास नीचे रहेगा, उसके ऊपर पाइपिंग बैग जाएगा, उसके अंदर फिलिंग जाएगी, फिर हमको उसको कट करना है, और फिर हमको नाइफ़ की मदद से बॉम्बोलिनी के अंदर होल करना है, और होल करने के बाद अपन उसको अंदर फिलिंग भरेंगे। ठीक है, मेथड सब में सेम है। अब ये सारे जो फ्लेवर्स हैं, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने फ्लेवर में, मैं कह रहा हूँ कम से कम आप 50 तरह के फ्लेवर बना सकते हो या 100 तरह के फ्लेवर बना सकते हो। सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको चॉकलेट में डिप करना है, वाइट में डिप करना है, कौन सा फ्लेवर किसके साथ में जा रहा है बेस्ट, वो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे मैं इसको बेस्ट बना सकता हूँ, कैसे इसको मैं और टेस्टी बना सकता हूँ या और प्रेजेंटेबल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये ओरियो वाला हमने फिल कर दिया। अब इसको अपन डिप भी कर लेंगे इसके अंदर। अब देखो मैं दिखाता हूँ, आप, मैं आपको जो कह रहा था ना इतनी देर से कि डिप कर सकते हो, डिप कर सकते हो, डिप कैसे करते हैं वो देखो आप। इसको पकड़ेंगे हम और एक तरफ से इसको चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको डिप कर दिया इसके अंदर, उससे क्या सारी चॉकलेट एक तरफ लग जाएगी। सिर्फ एक तरफ डिप करना है, दोनों तरफ नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अंदर भी फ्लेवर है, ऊपर भी चॉकलेट है, सोचो कितना टेस्टी लगेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये चॉकलेट में सारा डिप हो गया। अब इसके ऊपर हम क्रश्ड ओरियो डाल सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए, ताकि हमको पता रहे कि हाँ ये ओरियो फ्लेवर है। ये क्रश्ड ओरियो हमने इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, और हम चाहें तो एक गोल ओरियो बिस्किट भी लगा सकते हैं ऊपर से, वो हमारे ऊपर है, हम कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम कैसे उसको फाइनल लुक देना चाहते हैं। दैट इज़ आर क्रिएटिविटी। ठीक है, वो हमारी क्रिएटिविटी है कि कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये ओरियो वाला हो गया। ठीक है, ये देखो मैं इसके ऊपर ये ओरियो लगा देता हूँ सेंटर के अंदर, भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। अब ये किटकैट वाला बना रहा हूँ मैं, सेम जैसा मैंने ओरियो बनाया सेम मैं किटकैट वाला बनाऊंगा। दो दो किटकैट है, उसको चॉप करके मैं इस गनाश के अंदर डालूंगा, और वो गनाश की मैं फिलिंग तैयार करके उसको बॉम्बोलिनी के अंदर फिल करूँगा, और उसके बाद ऊपर से हम क्रश्ड किटकैट भी डाल सकते हैं। हम चाहें तो साबुत किटकैट भी लगा सकते हैं, एकदम होल किटकैट जो है लंबी, तो हम कैसा भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं, वो सारा हमारे ऊपर है। ये क्रश किटकैट मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल दूंगा, तो उससे क्या होगा, जब मैं फिल करूंगा तो अंदर किटकैट के चंक्स भी आएंगे और चॉकलेट का फ्लेवर भी आएगा, और ऊपर से तो हम गार्निश कर ही रहे हैं। ठीक है, ये हम इसके ऊपर फिल कर रहे हैं गनाश को। ठीक है, अगर ये थोड़ा टाइट होने लग जाए गनाश, तो आप इसको 30 सेकंड माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, तो ये वापस बिल्कुल एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम
थोड़ा सा हाथ की गर्मी से मेल्ट कर लेते हैं। अब हम वही नाइफ की मदद से जो है बोम्बोलिनी में होल कर लेते हैं, और होल करने के बाद में हम इसको फिल कर देते हैं। अब देखिए हमारा किट कैट वाला फ्लेवर कितना अच्छा निकल के आएगा। इसको भी हम ऊपर से फिर वही सेम जैसे मैंने बताया ना, आप वैसे डेकोरेट कर सकते हो, चाहो तो आप उसमें चॉकलेट में डिप कर सकते हो, फिर ऊपर से किट कैट लगा सकते हो, या जैसे आपकी इच्छा हो, जैसा आप करना चाहो। ऊपर से आप वाइट और डार्क दोनों मिक्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या सिर्फ आप शुगर डस्ट करके और अंदर फिलिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी मैंने चॉकलेट इसके ऊपर भी डिप कर दिए और इसके ऊपर मैं किटकैट लगा दूंगा। ये मैं इसके ऊपर किटकैट लगा देता हूँ। ये हमने किटकैट लगा दी, ठीक है। अब आप पाइपिंग बैग की मदद से वाइट जिगजैग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो डेकोरेट आप कर सकते हो, जैसे जैसे राउंड में करना है आपको, जिगजैग करना है, वाइट वनीला ग्लेज आता है या वाइट क्रीम है, उससे भी कर सकते हो। अब हम ये कोकोनट वाला फ्लेवर बना रहे हैं, उसके लिए हमको चाहिए कोकोनट मिल्क और वाइट कंपाउंड, ठीक है। सेम जैसा हमने अमूल क्रीम और मिल्क कंपाउंड लिया था और हमने वो गनाश बनाया था मिल्क वाला, यहाँ हम कोकोनट गनाश बना रहे हैं। अब देखो ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाइट अमूल क्रीम की जगह हम कोकोनट मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमको वाइट उसमें टेस्ट आए कोकोनट का, ठीक है। कोकोनट मिल्क सेम रेसिपी है, 40 ग्राम कोकोनट मिल्क, 80 ग्राम वाइट चॉकलेट, ठीक है। कोकोनट मिल्क को गर्म करेंगे, जैसे हमने मिल्क गनाश को गर्म किया था, जैसे बनाया था, सेम मेथड है। कोकोनट मिल्क को गर्म करेंगे धीरे धीरे सिम के ऊपर, उसको चलाते रहेंगे स्पैचुला से, और जैसे वो गर्म हो जाए थोड़ा सा, उसके अंदर फिर वाइट चॉकलेट डाल देंगे, और वाइट चॉकलेट डालने के बाद उसको चलाना है सिम के ऊपर ही, ठीक है। सबसे कम आंच पे करना है। माइक्रोवेव कर रहे हो तो 30-30 सेकंड करके करोगे, 30 सेकंड माइक्रोवेव करो, फिर निकालो, फिर उसको हिलाओ, फिर वापस माइक्रोवेव डालो, फिर 30 सेकंड करो, फिर निकालो, फिर उसको स्पैचुला से हिलाओ। ऐसे करके 2.5 से 3 मिनट में वो हो जाता है। गैस पे भी आपको सेम 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, सेम धीरे धीरे काम होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो टेम्परेचर कम होना चाहिए, सिम पे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बिगड़ जाएगा गनाश, और फिर आप बोलोगे कि गनाश नहीं बन रहा है अच्छा, या गाढ़ा हो गया या जल गया, कई बार चॉकलेट जल जाती है। मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, आप सिम पे बनाइए, धीरे धीरे चलाइए, क्रीम को गर्म कीजिए, उसके बाद उसके अंदर चॉकलेट डालिए और चलाते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गनाश देखो कितना अच्छा सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा सुंदर गनाश हमारा बन गया है, तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम पहले तो मैं आपको डबल चॉकलेट दिखा देता हूँ कि डबल चॉकलेट कैसे बनता है, ठीक है। वाइट गनाश भी आप बनाओगे तो सेम बनेगा। यहाँ मैंने कोकोनट मिल्क लिया है, आप अमूल क्रीम ले सकते हो 40 ग्राम, 80 ग्राम चॉकलेट सेम रहेगा। तो आधी तरफ मैं वाइट चॉकलेट डिप कर रहा हूँ और आधे तरफ अपन मिल्क चॉकलेट ये डिप करेंगे, उससे क्या डबल चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। ये आधा अपन ने ये मिल्क वाला इसमें अपन ने डिप कर लिया, तो ये डबल चॉकलेट फ्लेवर ये बहुत अच्छा आता है। ये इससे हो नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, तो कोई ना, अपन स्पून से इसके ऊपर डाल देंगे चॉकलेट, कोई इशू नहीं है। ये देखो अपन ने स्पून से इसके ऊपर डाल दिया और ये डबल चॉकलेट हमारा रेडी हो गया है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हो। इसके बाद अपन कोकोनट वाला बनाएंगे। अब ये अपन गनाश के अंदर ये डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जो नारियल का बुरादा आता है वो मैं थोड़ा सा डाल दूंगा। कोकोनट गनाश ऐसे ही बना रखा है अपन ने, कोकोनट मिल्क लिया, वाइट चॉकलेट ली, अब उसके अंदर अपन ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप इसको नोट कर लीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है कोकोनट गनाश। इसको आप केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैं इसको मिक्स करके और इसको फिल करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये अपन मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अपन इसको पाइपिंग बैग में फिल कर देंगे, ठीक है। देखो ऐसे कर सकते हैं अपन। अब बोम्बोलिनी में होल करके और अपन इसको फिल कर देंगे। और सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया ना, इसको वापस अपन वाइट चॉकलेट में ऊपर से डिप करके और ऊपर से अपन कोकोनट पाउडर भी छिड़क सकते हैं। उससे अपने को बहुत सुंदर लगेगा ये, और पता भी रहेगा देखने में कि हाँ ये भाई कोकोनट फ्लेवर वाला बोम्बोलिनी है, ठीक है। तो ये अपन ने इसमें फिल कर दिया। अभी देखो कितना लिक्विड है, इसको बहुत अच्छा लगता है खाने के अंदर ये, ठीक है। मैं तो इसमें सिर्फ साइड से कोकोनट अभी लगाऊंगा, बाकी आप चाहो तो वाइट चॉकलेट में पूरा इसको डिप करके और फिर इसको ऊपर वापस कोकोनट पाउडर छिड़क सकते हो, उससे ये बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ साइड से लगा रहा हूँ अभी देखने के लिए, ताकि ये पता लगे कि कोकोनट फ्लेवर वाला है। अब अपन एक कॉफ़ी वाला बना रहे हैं, उसके लिए अपन ने कॉफ़ी ली है, नॉर्मल कॉफ़ी, कोई सा भी कॉफ़ी पाउडर ले लिया अपन ने। इसको अपन वाइट गनाश में डालेंगे, आप मिल्क वाले में भी डाल सकते हो, आप डार्क वाले में भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। सब में कॉफ़ी का अलग अलग टेस्ट आता है और सब में ही अच्छा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वाइट भी डाल रहा हूँ और इसी के अंदर मैं ये मिल्क वाला भी मिक्स कर दूंगा, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो सिर्फ मिल्क में बनाना चाहते हो, सिर्फ डार्क गनाश में आप बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना सकते हो, और सिर्फ मिल्क में बनाना चाहते हो तो सिर्फ मिल्क में भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू। मैंने बताया ना, ये क्रिएटिविटी का काम है, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा टेस्टी लगेगा तो आप ऐसा बना सकते हो, आपको लगता है नहीं यार वैसा टेस्टी लगेगा तो वैसे बना लो, वो सारा आपके ऊपर है। तो ये हमने मिक्स किया अच्छे से, मैंने दोनों ही मिक्स कर दिया, मिल्क गनाश में मिक्स कर दिया एंड वाइट गनाश में मिक्स कर दिया। तो ये वाइट गनाश और मिल्क गनाश मिक्स करके, अच्छा ये वाइट गनाश मेरा कोकोनट वाला है, ज़रूरी नहीं है आप कोकोनट वाला लो, आपको नॉर्मली लेना है। अगर आप कॉफ़ी वाला बना रहे हो, ये तो मेरा चलो ठीक है बचा हुआ था, वेस्ट जाता तो मैंने इसलिए यूज़ कर लिया। बाकी नॉर्मली अगर आप कॉफ़ी वाला बना रहे हो और अगर आप वाइट गनाश में बना रहे हो तो आपको अमूल क्रीम लेनी है, ठीक है। 40 ग्राम अमूल क्रीम, 80 ग्राम वाइट कंपाउंड। मैंने तो चलो कोकोनट मिल्क लिया था, ये कोकोनट वाला गनाश था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। बट आप यूज़ करोगे तो आप वाइट गनाश यूज़ करना, जो कि अमूल क्रीम से बनेगा। 40 ग्राम अमूल क्रीम एंड 80 ग्राम वाइट चॉकलेट, ठीक है। मेथड सेम रहेगा बिल्कुल डिट्टो। उसके अंदर फिर आप कॉफ़ी मिला दीजिए, कॉफ़ी पाउडर। तो अभी इसको अपन पाइपिंग बैग में भर लेते हैं और फिर अपन इसको बोम्बोलिनी के अंदर भरते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से भरना है अपने को, ठीक है। और आप चाहो तो ऊपर से डिप भी कर सकते हो, मैं भी इसको डिप करूँगा, जो बचा हुआ मेरा जो फ्लेवर है वो सारा मैं ऊपर से डिप करूँगा, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में भी। और आप चाहो तो वाइट में डिप कर सकते हो, आप चाहो तो मिल्क चॉकलेट में डिप कर सकते हो, सारा आपके ऊपर है, ठीक है। ऊपर से आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो छलनी में लेके, और कॉफ़ी पाउडर ऊपर से डस्ट कर सकते हो, तो वो भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए हमारे ये सारे फ्लेवर बनके तैयार हैं। ये हमारे नॉर्मली शुगर सिनेस्टर वाले, ये चॉकलेट वाले, ये फिलिंग वाले, जैसा चाहे आप बना सकते हो। इसमें और भी तरह के फ्लेवर आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। आप जैसा चाहिए वैसा फ्लेवर क्रिएट करो, अपने हिसाब से क्रिएट करो। इंटरनेट पे देखो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो आप कौन कौन से फ्लेवर बना सकते हो, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो कितना अच्छा नटेला का फ्लेवर निकल के आया, बहुत ही अच्छा ये टीयर हो रहा है। क्या बात है, पूरा नटेला निकल के आ रहा है इसके अंदर से। तो आपको जैसा फ्लेवर चाहिए वैसा आप बनाओ, कोई इशू नहीं है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वीट लगता है। ये जैम वाला फ्लेवर देखो कितना अच्छा निकल के आया है, ठीक है। अब आप भी सुंदर सुंदर फ्लेवर बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए।